नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर माधुरी डरसेना मुदिता। आज पुनः आपको मैं छंद के दूसरे दिन की कक्षा पर आगे बढ़ाती हूँ। पूर्व में हमने देखा, छंद का परिचय जाना, छंद के अंग को जाने, चरण क्या है, मात्रा गणना कैसे की जाती है, यति, गति, संख्या, क्रम, तुक, सारे अंगों के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम संयुक्ताक्षर का मात्रा भार हम कैसे करें छंदों पर, और उसका मात्रा भार कैसे लगाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। छंद में संयुक्ताक्षर 4 माने गए: अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं, इसको जानिए। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से जो बने होते हैं वो संयुक्त व्यंजन जो है वह 4 प्रकार के माने गए हैं। पहला अक्ष। अब कैसे बना है उसको देखिए, उसकी बनावट को देखिए। अक्ष कैसे बना है, तो वो अक्ष बना है क व्यंजन, धन, श, षट्कोण का श, इससे बना है अक्ष। शब्द की ओर जाकर के देखें तो मोक्ष, एक शब्द का उदाहरण मैं आपको दे रही हूं। दूसरा हम देखते हैं संयुक्ताक्षर में त्र। अभी इनकी बनावट को देखें कैसे बना हुआ है, तो त, आधा त मतलब व्यंजन, आधा त धन र बराबर त्र। इनके शब्दों को देखें तो त्रिलोक, त्रिलोकी, त्रम्या, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। तीसरा है ज्ञ। अब ज्ञ की बनावट को हम देखते हैं। जो ज्ञ बना है उज्जा धन या, इससे मिलकर के बना हुआ है, जैसे ज्ञानेश, ज्ञानी, ज्ञान। ये चौथा संयुक्ताक्षर है श्र। श्र बना है आधा शक्कर के साथ धन रा, इससे बना हुआ है श्र। इनका उदाहरण हम दे, श्रद्धा, श्रद्धा। इस तरीके से जो संयुक्ताक्षर है इनके बनावट को और बनावट को आप जान जाइए। अब इसकी मात्रा भार छंद पर कैसे लगता है, इनको भी हमको जानना है। संयुक्ताक्षर जो है उसका पहला नियम कि संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसका मात्रा भार एक ही होता है, मतलब लघु होता है। जैसे स्वर, आधा स, व और र, स्वर, तो हमने संयुक्त कर दिया ना, आधा स और व, ये संयुक्ताक्षर हो गया। तो आधा स का वहां पर कोई मान्यता, यहां पर मात्रा भार नहीं लगेगा, तो स्वर का मात्रा भार होगा 1-1, अर्थात लघु लघु। उसी तरीके से देखते हैं प्रभा, आधा प, र और भा, तो सामने जो प है उसका मात्रा भार र के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो प्रभा का मात्रा भार होगा 1-2। श्रम, श्र भी संयुक्ताक्षर है, तो श्र का भी मात्रा भार 1 होगा और म का मात्रा भार 1 होगा, तो दोनों का मात्रा भार 1-1 होगा। दूसरा नियम देखिए, संयुक्ताक्षर में ह्रस्व मात्रा लगने से उसका मात्रा भार लघु ही होता है।
जैसे प्रिया, संयुक्ताक्षर में सामने में अगर मात्रा भार लगा है प्रिया तो उसका भी मात्रा भार एक ही होगा, प्री एक या दो। उसी तरीके से क्रिया, आधा क, रा में छोटी ई और या में बड़े या की मात्रा, तो उसका मात्रा भार भी एक और दो होगा। श्रुति, श्रु छोटू की मात्रा, मात्रा भार एक और छोटे ती, इसका मात्रा भार एक, तो दोनों मिलाकर के एक एक मात्रा भार। तीसरा नियम देखिए, संयुक्ताक्षर के जो संयुक्ताक्षर होते हैं उसमें दीर्घ मात्रा लगने से उसका मात्रा भार दो हो जाता है, मतलब गुरु हो जाता है। जैसे भ्राता, आधा भ, रा में बड़े की मात्रा और ता में बड़े की मात्रा, तो भ का वहां पर मात्रा भाग नहीं लग रहा है, आधा भ का, तो भ्राता मतलब भ्रा, आ की मात्रा, और हम जानते हैं आ, बड़े ई, बड़े ऊ, ए, ओ, इस पर मात्रा भार दो लगता है। तो भ्रा दो, ता दो, मात्रा भार दो दो, मतलब गुरु गुरु होगा। उसी तरीके से श्याम, आधा सा का कोई महत्व नहीं, वहां पर मात्रा भार नहीं लगेगा, हालांकि संयुक्ताक्षर है। तो या और म का लगेगा दो एक। इसी तरीके से स्नेह, आधा सा का मात्रा भार न के ऊपर नहीं लगेगा, न जो है एक मात्रा के कारण दो होगा और ह एक होगा। इस तरीके से मात्रा भार लगता है। चौथा नियम हम देखते हैं, संयुक्ताक्षर से पहले वाले लघु वर्ण का मात्रा भार गुरु हो जाता है। संयुक्ताक्षर से पहले वाले जो लघु वर्ण होगा तो लघु वर्ण का मात्रा भार दो हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। जैसे नम्र, न, आधा म और र, नम्र, तो जो आधा म है वो न के ऊपर अपनी मात्रा का भार दे देता है। वो मतलब आप समझिए, न जो है उसके ऊपर आधा म चढ़ जाता है, तो न का मात्रा भार एक, लेकिन आधा म उसके ऊपर और चढ़ गया तो उसका मात्रा भार क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। और र का मात्रा भार एक, तो नम्र का दो एक मात्रा भार। उसी तरीके से सत्य, स के ऊपर आधा तक चढ़ जाता है, मतलब अपने मात्रा का भार दे देता है। इस कारण से स दो और यह एक। विख्यात, छोटे वी पर आधा ख अपना मात्रा डाल देता है, इस कारण से वी जो होगा दो होगा, या पहले से गुरु है और त, तो दो दो एक। इस तरीके से उसका मात्रा भार लगता है। पांचवें में हम जाते हैं, पांचवा नियम, संयुक्ताक्षर के पहले वाले गुरु वर्ण के मात्रा भार में कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर संयुक्ताक्षर है, जैसे सत्य बोल रहे हैं ना, तो जो स है वो लघु वर्ण है, लेकिन त जो है वो अपने मात्रा का भार स पे देता है, इस कारण से वो गुरु बन जाता है। अब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि संयुक्ताक्षर के पहले वाले गुरु वर्ण के मात्रा भार में कोई अंतर नहीं होता। जैसे हा, पहले से ही गुरु है, और उधर स है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हा का मात्रा भार ही रहेगा, दो एक। आत्मा, आ पहले से गुरु है, तो त का मात्रा भार भी उसमें लगेगा, तो दो ही होगा, तीन नहीं होता। सृष्टि में सिर्फ नर और मादा से ही सृजन हुआ है, ऐसे ही छंद शास्त्र में लघु और गुरु से ही हम बनावट और गुणावट के आधार पर छंद का निर्माण करते हैं, है ना। तो सौम्या, पहले से ही सौ गुरु है, तो म का मात्रा भार उस पर लागू नहीं होगा, और या दो, तो दो दो मात्रा भार उनका लगेगा, है ना। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं छठवें नियम पर।
संयुक्ताक्षर संबंधी नियम में कुछ अपवाद भी है जिसको जानना बहुत जरूरी है, जिसका आधार पारंपरिक उच्चारण है। उसको अशुद्ध उच्चारण नहीं कहा जा सकता। अब देखना यह होता है कि उच्चारण में आधा जो अक्षर है उसका भार किसके साथ जुड़ रहा है? पूर्व वर्ण के साथ जुड़ रहा है या वो जो अर्ध वर्ण है वो बाद के वर्ण के साथ जुड़ रहा है? वो उच्चारण के हिसाब से होगा। जैसे तुम्हें, तू धन महे, तुम्हें, तो तू का मात्रा भार एक और महे दो, तो इसका मात्रा भार क्या होगा? एक और दो। उसी तरीके से तुम्हारी या तुम्हारे, तो तू महा दो और रे, तो एक दो दो। जिन्हें, जी, जी धन नहे, तो हे जो है उस पर अपना मात्रा भार दे रहा है नहीं, जी धन नहे, तो एक और दो होगा, है ना। उसी तरीके से देखो कुम्हार, कुम्हार, तो कु एक, महा दो और र एक, इस तरीके से उसका मात्रा भाग होगा एक दो एक। वैसे ही कन्हैया, कन्हैया, क नहीं दो या कन्हैया। कुल्हाड़ी, 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 तो एक दो दो, इस तरीके से मात्रा भार लगेगा। इन सभी आधे अक्षर का भार पूर्व वर्ण के बजाय जो है वो संयुक्ताक्षर के साथ ही रहता है। इसलिए यहाँ पूर्व में जो लघु वर्ण की मात्रा भार पर कोई भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। जैसे तुम्हें, तुम्हारी, जिन्हें, जिन्होंने, कुम्हार, कन्हैया, कुल्हाड़ी, इसका उदाहरण मैंने आपको बताया। जबकि उसी पर एक अपवाद देखिए, कुल्हड़, उच्चारण के हिसाब से देखिए कुल्हड़, क के साथ में वो ल का उच्चारण जुड़ा हुआ है, कुल्हड़, तो कु का मात्रा भार जो आधा ल है वो क में चढ़ रहा है, अपना मात्रा को भार को दे रहा है, तो उसका मात्रा भार हो जाएगा दो एक एक। इसको कुल धन हड़ पढ़ा जाएगा। और अर्ध वर्ण ल का भार जो है वो पूर्व के कु पर पड़ रहा है, तो उसका मात्रा भार दो एक एक ही होगा। ठीक है। अब अपवाद की इस व्याख्या को पहले सुन लीजिए कि अपवाद क्या है। इन अपवादों में संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती अक्षर, पूर्व को जो अक्षर रहेगा वो सदैव ऐसा व्यंजन होता है जिसका ह के साथ योग करके नया अक्षर हिंदी वर्णमाला पर नहीं बनाया गया है। समझ रहे ना। इन अपवादों में संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती अक्षर जो है वो सदैव ऐसा व्यंजन होता है जिसका ह के साथ योग करके कोई नया अक्षर हिंदी वर्णमाला में नहीं बनाया गया है। इसलिए जब इस पूर्ववर्ती व्यंजन का ह के साथ योग कर कोई संयुक्ताक्षर बनता है तो उनका व्यवहार संयुक्ताक्षर जैसे ना होकर के एक नए वर्ण जैसे हो जाता है, और इसलिए उस पर संयुक्ताक्षर के नियम लागू नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आधा न, आधा म और आधा ल, इसका अगर ह के साथ हम योग कराते हैं तो संयुक्ताक्षर कैसे बनेगा? महा, नह, लह, ऐसे बनेगा, है ना। तो ऐसे ही बनता है। इसे संयुक्ताक्षर के नियम इस पर लागू नहीं होते हैं, और जिससे इनके पहले आने वाले जो लघु का भार होगा, इसके पहले जो आने वाले लघु का भार होगा वो दो नहीं होगा, वो एक ही होगा।
यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदी वर्णमाला के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में पहले व्यंजन में ह का योग करने से दूसरा व्यंजन तथा तीसरे व्यंजन में ह का योग करने से चौथा व्यंजन बनता है। जैसे क, क धन ह और दूसरा व्यंजन क्या है? ख, ख। क धन ह बराबर ख, ग धन ह बराबर घ, च धन ह बराबर छ, ज धन ह बराबर झ, ट धन ह बराबर ठ और ड धन ह बराबर ढ, त धन ह बराबर थ, है ना, और द धन ह बराबर ध, प धन ह बराबर फ और ब धन ह बराबर भ। यह ह के साथ में इनका योग करने पर दूसरा और तीसरा हम देखते हैं स्वर बनता है। लेकिन अगर न, म और ल इसके साथ में अगर ह का योग कराते हैं तो नह, मह, लह, कोई नया वर्ण नहीं बनता, इनके व्यवहार नए वर्ण जैसे हो जाता है। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनका उपयोग जो है वो इस पर लागू भी नहीं होता। जैसे नन्हा शब्द कहते हैं, नन्हा, तो न के ऊपर न का भार चढ़ा, नन्हा, तो न का मात्रा भार तो हुआ, एक वाद है, तो वो छंद शास्त्र में मान्यता मिली है कि नन्हा का मात्रा भार नन दो और हार दो, दो दो होगा, मतलब कुल संख्या 4 हुई। कुल्हड़, कुल्हड़, अब यहां पर भी अपवाद है, 2 1 1। अल्हड़, इसका भी मात्रा भार 2 1 1 होगा। तो ये सारी बातें आपको समझना था और मैंने इनको समझाया। आप लोग इनको देखिए वीडियो को, और वीडियो को देख करके कुछ भी आप में ऐसा लगता है कि कैसे इसका हम मात्रा भार करें, तो संयुक्ताक्षर का मात्रा भार आज मैंने आपके दूसरे दिन की कक्षा पर लिया। आप समझने की कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आता तो फोन से पूछ सकते हैं या हमसे बात करके उनका जो भी है आपको आपके पास समस्या आई उसका समाधान कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।